यह कहानी एक छोटे से शहर मधुपुर की है, जहां की गलियां पुरानी थीं, सड़कों पर गड्ढे थे और दुकानों के बाहर लटकते तख्तियां समय की मार झेल रही थीं। शहर के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे लोग श्यामू की चाय के नाम से जानते थे। कोई तख्ती नहीं थी जो इसका नाम बताए, लेकिन स्थानीय लोग इसे सुबह की शुरुआत के लिए सबसे अच्छी जगह मानते थे। लकड़ी की बेंच, एक पुराना स्टोव और चारों तरफ बिखरे चाय के गिलास, यहां का माहौल सादगी और गर्मजोशी से भरा था। आज इस दुकान पर एक अनजान चेहरा बैठा था, एक महिला जिसकी उम्र शायद 30 के आसपास थी। उसने सादी सी सलवार कमीज पहनी थी, गहरे हरे रंग की, जिस पर हल्की कढ़ाई थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक सौम्यता थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। वह चाय की चुस्कियां ले रही थी और सामने रखी एक पुरानी पत्रिका को उलट पलट रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। श्यामू ने भी उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने सोचा शायद कोई नया ग्राहक है। वहां बैठे उसे आधा घंटा हो चुका था। वह चुपचाप आसपास के माहौल को देख रही थी। दुकान के बाहर बच्चे खेल रहे थे और सड़क पर रिक्शों की घंटियां बज रही थीं। तभी सड़क के उस पार से 3 लोग आए। उनकी वर्दी और चाल से साफ था कि वे पुलिस वाले हैं। सबसे आगे एक दरोगा था, जिसका नाम था सुरेश चौधरी। सुरेश की इलाके में दबंगई मशहूर थी। उसकी मूंछें घनी थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और दबंगई का मिश्रण थी। उसके पीछे 2 कांस्टेबल थे जो उसकी हां में हां मिलाते थे। सुरेश ने दुकान के सामने रुकते हुए श्यामू को देखा। ए श्यामू, कितनी बार कहा है, समय पर हिस्सा पहुंचा दिया कर। इस बार बहाना सुना तो दुकान बंद करवा दूंगा। उसकी आवाज में धमकी थी। श्यामू का चेहरा सहम गया। उसने जल्दी से जेब से कुछ नोट निकाले और सुरेश की ओर बढ़ाए। साहब, ये लीजिए, इस बार देर नहीं होगी। सुरेश ने पैसे गिने और जेब में ठूंसे। फिर उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जो अभी भी चाय पी रही थी। वह रुक गया। उसने अपने साथियों की ओर देखा और मुस्कुराया। ये कौन है श्यामू? कोई नई मेहमान? उसकी आवाज में एक चिपचिपी मिठास थी जो सुनने में घिनौनी लगती थी। श्यामू ने घबराते हुए कहा, साहब, मैं नहीं जानता, पहली बार आई हैं। सुरेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और महिला के पास चला गया। नमस्ते मैडम, आप तो बड़ी शांत बैठी हैं। इस इलाके में नई हैं क्या? उसने कुर्सी पर एक हाथ रखते हुए कहा। महिला ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने बस अपने चाय का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। सुरेश को उसका चुप रहना पसंद नहीं आया। वह थोड़ा और करीब आया। अरे, बोलती क्यों नहीं? शर्मा रही हो क्या? उसके साथी हंसने लगे। दुकान पर मौजूद कुछ लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महिला ने अब भी कुछ नहीं कहा। उसने पत्रिका बंद की और टेबल पर रख दी। सुरेश का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने और करीब आते हुए कहा, देखो, इस इलाके में हमारा नियम चलता है। अगर तुम्हें यहां रहना है तो हमें खुश रखना पड़ेगा। उसने महिला का दुपट्टा हल्के से छूने की कोशिश की। तभी महिला ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुरेश एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। हाथ नीचे रखो, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक आग थी जो सुरेश को समझ नहीं आई। सुरेश ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और हंसने की कोशिश की। अरे, ये तो गुस्से वाली है, मजा आएगा। उसने फिर से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, इस बार जानबूझकर जोर लगाकर। दुपट्टा थोड़ा खिसक गया और दुकान पर सन्नाटा छा गया। महिला ने एक गहरी सांस ली, गिलास टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। उसकी हाइट सामान्य थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि सुरेश एक पल के लिए पीछे हट गया। तुम्हें लगता है तुम जो चाहे कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ताकत थी। सुरेश को गुस्सा आ गया। उसने जोर से कहा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? इस इलाके में मेरी हुकूमत चलती है। उसने आगे बढ़कर महिला के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और करता, महिला ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। सुरेश के मुंह से चीख निकली, साहब, छोड़ दो। उसके साथी कांस्टेबल घबराते हुए बोले, लेकिन वे करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। महिला ने सुरेश को छोड़ा और एक कदम पीछे हटी। अगली बार सोच लेना, उसने कहा। सुरेश का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया।
उसने अपने साथियों को इशारा किया और तीनों वहां से चले गए। जाते जाते सुरेश ने मुड़कर कहा, तू देख, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। दुकान पर मौजूद लोग चुप थे। श्यामू ने डरते हुए महिला से कहा, बीबी, आपने गलती कर दी। सुरेश चौधरी बहुत खतरनाक है। महिला ने बस मुस्कुराकर कहा, चाय अच्छी थी श्यामू, फिर आऊंगी। उसने पैसे रखे और चली गई। उधर सुरेश अपने थाने पहुंचा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस औरत को ढूंढो, उसने अपने साथियों से कहा। मैं उसे बताऊंगा कि सुरेश चौधरी से पंगा लेने की कीमत क्या होती है। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें मधुपुर के तंग गलियारों में खो रही थीं। श्यामू की चाय की दुकान अब खाली हो चुकी थी। दिन भर की चहल पहल के बाद वहां सन्नाटा पसरा था। श्यामू अपनी दुकान समेट रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। सुबह की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने उस अनजान महिला को सुरेश चौधरी से भिड़ते देखा था और अब उसे डर था कि सुरेश का गुस्सा कहीं दुकान पर न उतर आए। उधर सुरेश अपने थाने में बैठा था। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। सुबह की बेइज्जती उसे खाए जा रही थी। थाने का माहौल गर्म था। उसके 2 कांस्टेबल रवि और मोहन सामने खड़े थे और दोनों के चेहरों पर डर साफ छलक रहा था। साहब, हमने पूछताछ की, रवि ने हकलाते हुए कहा। वो औरत कोई नई लगती है। श्यामू कह रहा था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। सुरेश ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मुझे उसका नाम चाहिए, उसका पता चाहिए, कोई भी हो। सुरेश चौधरी को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? उसने एक सिपाही को बुलाया और कहा, जाओ, उस इलाके में खबर फैलाओ। मुझे उस औरत के बारे में सब कुछ पता करना है। इधर वह महिला, जिसका नाम अभी तक किसी को नहीं पता था, मधुपुर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटे से मकान में पहुंची। मकान बाहर से साधारण था, लेकिन भीतर साफ सुथरा और व्यवस्थित था। उसने अपनी चप्पलें उतारी, एक गिलास पानी पिया और सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और उसमें कुछ लिखने लगी। उसके लिखने का तरीका तेज और व्यवस्थित था। उसने सुबह की घटना का जिक्र किया, सुरेश चौधरी का नाम लिखा और कुछ और नाम जो उसने दुकान पर सुने थे। फिर उसने नोटबुक बंद की और एक गहरी सांस ली। बाहर सड़क पर कुछ शोर हुआ। वह खड़ी हुई और खिड़की के पास गई। 2 लोग साइकिल पर बात करते हुए निकले। उनकी बातों में सुरेश चौधरी का नाम था। सुना है सुरेश साहब आज बहुत गुस्से में हैं, एक ने कहा। किसी औरत ने उनकी बेइज्जती कर दी। दूसरा हंसा। अब देखना, वो औरत बचेगी नहीं। महिला ने यह सब सुना और मुस्कुराई। उसने खिड़की बंद की और अपने कमरे में चली गई। वहां एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक दीपक जल रहा था। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़े और कुछ मिनट तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने एक अलमारी खोली, जिसमें उसकी वर्दी टंगी थी। उसने वर्दी को हल्के से छुआ, जैसे कोई पुरानी याद ताजा कर रही हो। अगली सुबह श्यामू की दुकान फिर से गुलजार थी। लोग चाय पी रहे थे और बातों का दौर चल रहा था। तभी सुरेश चौधरी फिर से वहां पहुंचा। इस बार उसके साथ 4 कांस्टेबल थे। उसका चेहरा और सख्त था और आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। श्यामू, उसने जोर से पुकारा। वो औरत कहां है? श्यामू घबरा गया। साहब, मैंने उसे कल के बाद नहीं देखा, सच कह रहा हूं। सुरेश ने उसकी बात को अनसुना किया और दुकान के आसपास नजर दौड़ाई। वहां मौजूद लोग चुप हो गए। कुछ ने अपनी चाय छोड़ दी और वहां से खिसकने लगे। सुरेश ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। सुनो सब लोग, उसने ऊंची आवाज में कहा। जो मुझे उस औरत के बारे में बताएगा उसे इनाम मिलेगा और जो छुपाएगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दुकान के एक कोने से एक आवाज आई, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है दरोगा साहब? सबकी नजरें उस ओर गईं। वही महिला थी जिसके बारे में बात हो रही थी। वह आज हल्के नीले रंग की साड़ी में थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे सुरेश की ओर बढ़ी। सुरेश का चेहरा लाल हो गया। तुझे इतनी हिम्मत? वह खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ा। कल तूने जो किया उसकी सजा तुझे आज मिलेगी। महिला ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। सजा? उसने शांत स्वर में पूछा। किस बात की सजा?
कि मैंने तुम्हारे गलत काम का विरोध किया? सुरेश के साथी कांस्टेबल अब उसके पीछे आ खड़े हुए। एक ने कहा, मैडम, ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। महिला ने उनकी ओर देखा और हल्के से हंसी। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, चलो देखते हैं तुम कितना डरा सकते हो। उसने अपने हाथ पीछे की और खड़ी रही, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। सुरेश का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने एक कांस्टेबल को इशारा किया और उसने महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, महिला ने तेजी से उसका हाथ मोड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दुकान पर मौजूद लोग दंग रह गए। सुरेश ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और महिला की ओर बढ़ा। अब तू गई, उसने चिल्लाते हुए लाठी चलाई, पर महिला ने तेजी से एक तरफ हटकर लाठी छीन ली। अब वह सुरेश के सामने लाठी ली खड़ी थी। यह आखिरी बार है दरोगा, उसने कहा, अपने आप को सुधार लो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसने लाठी जमीन पर फेंकी और वहां से चली गई। सुरेश और उसके साथी सकते में थे। दुकान पर मौजूद लोग अब खुलकर बातें करने लगे। यह औरत कोई साधारण नहीं है, एक ने कहा। सुरेश चौधरी को आज तक किसी ने ऐसे नहीं ललकारा। सुरेश ने अपने साथियों को देखा और कहा, इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे सबक सिखाकर रहूंगा। उधर महिला अपने मकान में पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया और एक पुराने ट्रंक से कुछ कागजात निकाले। उनमें कुछ फोटो थे, कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स और एक डायरी। उसने डायरी खोली और उसमें लिखा, सुरेश चौधरी का समय अब करीब आ रहा है, मुझे बस सही मौके का इंतजार है। शहर में अब उस महिला की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे छोटी तितली कहने लगे, क्योंकि उसकी हिम्मत और नन्हा कद सबको हैरान कर रहा था। पर सुरेश चौधरी के दिमाग में अब बदले की आग और जल रही थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, जो शहर के एक बड़े गुंडे मंगल भाई के लिए काम करता था। मुझे उस औरत को ठिकाने लगाना है, उसने कहा, तुम लोग मेरी मदद करो। मधुपुर में अब हवाओं में कुछ अलग सा माहौल था। श्यामू की चाय की दुकान, जो पहले केवल सुबह की चाय और गपशप का अड्डा थी, अब एक कहानी का केंद्र बन चुकी थी। लोग वहां अब चाय के साथ उस अनजान महिला की बातें करते थे, जिसने सुरेश चौधरी जैसे दबंग दरोगा को 2 बार ललकारा था। कुछ उसे छोटी तितली कहते तो कुछ उसे पागल, क्योंकि सुरेश से टकराने की हिम्मत कोई साधारण इंसान में नहीं थी। लेकिन यह सारी बातें गुपचुप तरीके से होती थीं, क्योंकि सुरेश का खौफ अभी भी लोगों के दिलों में बसता था। सुरेश चौधरी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी बेइज्जती अब केवल उसकी नाक का सवाल नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके में उसकी साख दांव पर लग गई थी। थाने में बैठकर वह अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। उसने अपने उस दोस्त को बुलाया, जिसका नाम था भूरा। भूरा मंगल भाई का दायां हाथ था। उसकी आंखें छोटी थीं और चेहरा ऐसा कि उसे देखकर लोग सहम जाते थे। भूरा, सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। उस औरत को ढूंढो और उसे ऐसा सबक सिखाओ कि कोई दूसरा मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए। भूरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। सुरेश भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे लोग पहले ही उस औरत के पीछे लगे हैं, जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। सुरेश ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन यह काम चुपके से करना, मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। उधर वह महिला, जिसका नाम अभी भी रहस्य था, अपने मकान में थी। उसने आज सादी सी सलवार कमीज पहनी थी और एक छोटा सा बैग कंधे पर टांगा था। वह बाहर निकली और सीधे उस मोहल्ले की ओर गई जहां श्यामू की दुकान थी। रास्ते में उसे कुछ लोग देख रहे थे, पर वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था जो किसी को भी हैरान कर सकता था। श्यामू की दुकान पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां आज भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। लोग सुबह की चाय के साथ गपशप में मशगूल थे। श्यामू ने उसे देखते ही घबराते हुए कहा, बीबी, आप फिर आ गईं। सुरेश साहब बहुत गुस्से में हैं, आपके लिए ठीक नहीं है यहां आना। महिला ने मुस्कुराकर कहा, श्यामू, तुम चाय बनाओ, मुझे कोई डर नहीं है। वह एक बेंच पर बैठ गई और आसपास का जायजा लेने लगी। दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो उसे देख रहे थे। उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर शक की छाया थी। वह समझ गई कि यह सुरेश के आदमी हो सकते हैं। उसने अपनी चाय खत्म की और श्यामू से कहा, श्यामू,
तुम्हारी दुकान पर अब मैं रोज आऊंगी, तुम बस अच्छी चाय बनाते रहो। श्यामू ने डरते हुए सिर हिलाया, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि यह औरत आखिर है कौन। जैसे ही वह दुकान से निकली, उन दो लोगों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वह यह सब जानती थी, पर उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वह धीरे धीरे चलती रही और एक सुनसान गली में पहुंची। वहां रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों आदमी अब करीब आ चुके थे। क्या बात है? उसने शांत स्वर में पूछा। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, मैडम, तुमने सुरेश साहब से पंगा लिया है, अब हमें तुम्हें समझाना पड़ेगा। महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। समझाना? ठीक है, आओ, देखते हैं तुम कितना समझा सकते हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसकी ओर बढ़े। एक ने जेब से चाकू निकाला और दूसरा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, महिला ने तेजी से एक कराटे किक मारी और चाकू वाला जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसने उसका हाथ मोड़कर उसे भी जमीन पर गिरा दिया। जाओ, अपने सुरेश साहब को बोल देना, उसने कहा। अगर वह सही रास्ते पर नहीं आया तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। दोनों आदमी डरते हुए भाग गए। यह सब देखकर गली के एक कोने में खड़ा एक बच्चा, जिसका नाम था मुन्ना, हैरान था। वह पास की दुकान पर काम करता था। उसने यह सब देखा और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। देखते देखते यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि उस अनजान औरत ने सुरेश के दो गुंडों को धूल चटा दी। सुरेश को जब यह खबर मिली तो उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने भूरा को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे लोग क्या सो रहे थे? एक औरत ने उन्हें मार दिया और तुम बैठे हो। भूरा ने शांत स्वर में कहा, सुरेश भाई, वो औरत कोई साधारण नहीं है। मेरे लोग कह रहे हैं कि वह किसी ट्रेंड फाइटर की तरह लड़ी। हमें और सावधानी बरतनी होगी। सुरेश ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूं कि वह मेरे सामने घुटनों पर हो। भूरा ने सिर हिलाया और अपने आदमियों को और सख्त निर्देश दिए। उसने पूरे इलाके में अपने जासूस छोड़ दिए, जो उस महिला की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। इधर महिला अपने मकान में थी। उसने अपनी डायरी में आज की घटना का जिक्र किया। उसने लिखा, सुरेश चौधरी अब और बौखला गया है। मुझे लगता है कि वह जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। मुझे तैयार रहना होगा। उसने डायरी बंद की और एक पुराने बक्से से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। उसने उसे चालू किया और कुछ बातें रिकॉर्ड की। अगली सुबह वह फिर से श्यामू की दुकान पर थी। आज उसने सादी सी साड़ी पहनी थी और चेहरा उतना ही शांत था। श्यामू ने उसे देखते ही कहा, बीबी, आप फिर आ गईं? सुना है आपने सुरेश साहब के आदमियों को पीट दिया। अब तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। महिला ने हल्के से हंसी और कहा, श्यामू, तुम बस चाय बनाओ, बाकी मैं देख लूंगी। तभी दुकान के बाहर हलचल हुई। सुरेश चौधरी एक जीप में आया और उसके साथ भूरा और 6-7 गुंडे थे। दुकान पर मौजूद लोग डरकर खिसकने लगे। सुरेश ने दुकान में कदम रखा और महिला को देखते ही चिल्लाया, आज तू बचेगी नहीं। महिला ने शांत स्वर में कहा, सुरेश चौधरी, तुम्हें अभी भी वक्त है। अपने गलत काम छोड़ दो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सुरेश ने जोर से हंसा। तुझे लगता है तू मुझे डरा सकती है? आज तुझे सबके सामने सबक सिखाऊंगा। उसने भूरा को इशारा किया और भूरा ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, महिला ने तेजी से अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे हवा में लहराया। यह सब रिकॉर्ड हो रहा है सुरेश, उसने कहा। तुम्हारे हर गलत काम का सबूत मेरे पास है। सुरेश एक पल के लिए ठिठक गया, पर फिर उसने हंसते हुए कहा, तू मुझे ब्लैकमेल करेगी? चल, आज तुझे दिखाता हूं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे उसकी ओर बढ़े। श्यामू की चाय की दुकान पर अब सन्नाटा छा गया था। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। सुरेश चौधरी अपने गुंडों के साथ दुकान के बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। उसके सामने वह अनजान महिला थी, जिसने बार बार उसकी साख को चुनौती दी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला था, जिसे वह रिकॉर्डर बता रही थी। सुरेश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, पर उसने खुद को संभाला और जोर से हंसा। तुझे लगता है यह छोटा सा खिलौना मुझे डरा देगा? उसने तंज कसते हुए कहा। महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। सुरेश चौधरी,
उसने शांत स्वर में कहा, यह खिलौना नहीं, तुम्हारी सारी करतूतों का सबूत है। तुमने इस इलाके में जो जुल्म किए, दुकानदारों से हफ्ता वसूला, लोगों को डराया, सब कुछ इसमें दर्ज है। भूरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। सुरेश भाई, यह औरत ब्लफ मार रही है, इसे अभी ठिकाने लगाओ। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और 4-5 गुंडे महिला की ओर बढ़े। दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो डर के मारे चुपचाप यह सब देख रहे थे। श्यामू अपनी दुकान के एक कोने में खड़ा था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि कोई गुंडा महिला को छू पाता, उसने तेजी से अपनी जेब से एक और चीज निकाली। यह एक छोटा सा कार्ड था जिसे उसने हवा में लहराया। रुक जाओ, उसने सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भूरा के आदमी एक पल के लिए ठिठक गए। सुरेश ने गुस्से में चिल्लाया, यह क्या नौटंकी है? तुझे लगता है तू हमें यह सब दिखाकर डरा देगी? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ महिला को छू पाता, उसने तेजी से उसका कंधा पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुरेश के मुंह से चीख निकली और वह जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। दुकान पर मौजूद लोग हैरान थे। भूरा और उसके आदमियों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर वे सब एक साथ महिला की ओर बढ़े। लेकिन तभी सड़क के उस पार से सायरन की आवाज सुनाई दी। 2 पुलिस जीप तेजी से दुकान की ओर आ रही थीं। जीपों से कई पुलिस वाले उतरे, जिनमें से एक सीनियर अफसर था। उसकी वर्दी पर चमकते हुए सितारे साफ बता रहे थे कि वह कोई बड़ा अधिकारी है। सब रुक जाओ, सीनियर अफसर ने जोर से कहा। उसकी आवाज में इतना दम था कि भूरा और उसके आदमी तुरंत पीछे हट गए। सुरेश अब भी जमीन पर पड़ा था और उसका चेहरा शर्मिंदगी और डर से सफेद पड़ गया था। महिला ने अब वह कार्ड सीनियर अफसर की ओर बढ़ाया। उसने उसे लिया, देखा और फिर एक गहरी सांस ली। डीएसपी साहिबा, उसने सम्मान के साथ कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। दुकान पर मौजूद हर शख्स के मुंह से एक आश्चर्य भरी सिसकारी निकली। श्यामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। डीएसपी, उसने धीरे से बुदबुदाया। जी हां, वह अनजान महिला कोई और नहीं बल्कि डीएसपी शालिनी वर्मा थी। उसने सादे कपड़ों में इस इलाके में कई दिनों तक गश्त की थी ताकि सुरेश चौधरी जैसे भ्रष्ट पुलिस वालों की करतूतों का पर्दाफाश कर सके। उसने सुरेश की हर हरकत को रिकॉर्ड किया था और उसके पास अब इतने सबूत थे कि सुरेश और उसके साथियों का बचना नामुमकिन था। सीनियर अफसर ने सुरेश की ओर देखा, जो अब डर के मारे कांप रहा था। सुरेश चौधरी, उसने सख्त स्वर में कहा, तुमने अपनी वर्दी को कलंकित किया है। तुम और तुम्हारे साथी अभी गिरफ्तार किए जाते हैं। पुलिस वालों ने सुरेश, भूरा और उनके बाकी आदमियों को हथकड़ी पहनाई। सुरेश अब भी बड़बड़ा रहा था, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। शालिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, सुरेश, तुम्हें मुझसे नहीं, उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें तुमने सालों तक डराया और लूटा। जैसे ही सुरेश और उसके साथियों को जीप में ले जाया गया, दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग तालियां बजा रहे थे और कुछ की आंखों में आंसू थे। श्यामू ने शालिनी के पास आकर कहा, मैडम, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, श्यामू, ये मेरा फर्ज था, तुम बस अपनी चाय वैसी ही बनाते रहो। उसके बाद शालिनी ने सीनियर अफसर के साथ एक छोटी सी मीटिंग की। उसने अपने रिकॉर्डर और बाकी सबूत उन्हें सौंपे। सर, उसने कहा, सुरेश चौधरी अकेला नहीं है, इस इलाके में और भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मुझे और वक्त चाहिए। सीनियर अफसर ने सिर हिलाया। शालिनी, तुमने जो किया उस पर हमें गर्व है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। उसी शाम शालिनी अपने मकान में थी। उसने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, आज एक जंग जीती है, पर अभी और भी लड़ाइयां बाकी हैं, मुझे तैयार रहना होगा। उसने डायरी बंद की और खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर सड़क पर बच्चे खेल रहे थे और हवा में आजादी की एक हल्की सी खुशबू थी। अगले दिन मधुपुर के अखबारों में शालिनी वर्मा की कहानी छपी। लोग उसे छोटी तितली से अब डीएसपी मैडम कहने लगे। श्यामू की दुकान पर अब पहले से ज्यादा भीड़ होने लगी। लोग वहां चाय पीने के साथ साथ शालिनी की हिम्मत की बातें करते। कुछ कहते वह औरत नहीं, आंधी थी, तो कुछ कहते
उसने हमें सिखाया कि डर से नहीं, हिम्मत से जिया जाता है। सुरेश चौधरी और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई और जल्दी ही उनके सारे गलत काम सामने आ गए। सुरेश को जेल की सजा सुनाई गई और भूरा जैसे गुंडों का भी हिसाब हो गया। शालिनी ने इसके बाद भी अपने काम को चुपके से जारी रखा। वह सादे कपड़ों में अलग अलग इलाकों में जाती और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करती। उसका नाम अब एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते थे कि जब तक शालिनी वर्मा जैसी अफसर हैं, तब तक इंसाफ की उम्मीद जिंदा रहेगी।